बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मैथ्स, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मैथ्स। थोड़ा सा हमने इसका स्टार्ट लिया था। फार्मूला यूनिट जो है इट रिप्रेजेंट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स को सिंबॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फार्मूला यूनिट जो है हमारे पास एक एवरेज जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आयंस के नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के किसी भी आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में आयंस हमेशा एक क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, एक क्राउड की फॉर्म में होते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया हुआ होता है और नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव आयंस ने सराउंड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, एक आयोनिक कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसमें हमारे पास सोडियम आयंस जो है इनको क्लोराइड आयंस जो है वो सराउंड करते हैं और हमारे पास एक स्पेसिफिक इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है जिसको हम क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली जो क्लोराइड आयंस हैं उनको 6 सोडियम आयंस जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। इस तरीके से हमारे पास इसकी भी जो वो ओवरऑल सोडियम और क्लोराइड जो है क्यूब की फॉर्म में जो अरेंज होते हैं। और जब हम उस क्यूब का जो है उसके अंदर मौजूद जो फार्मूला यूनिट्स हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास पर क्यूब 4 NaCl आते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उनको NaCl के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है इट इज द आयनिक कंपाउंड विच कंटेन 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट। और इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला दैट इम्प्लाइज एक ऐसा फार्मूला जो कि इम्प्लाई करता है ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड, उनको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट जो है ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को भी शो करता है किसी भी आयनिक कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो इसमें एक मैग्नीशियम और 2 ब्रोमीन जो आयंस हैं वो कंबाइन होते हैं। इट मींस कि एक मैग्नीशियम जो है ये 2 ब्रोमीन के साथ 2 तरह की जो है वो बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, एक ब्रोमीन के साथ और एक दूसरे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा MgBr2। सिमिलरली हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें 2:3 है, यानी एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो इट मींस कि एल्युमिनियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस तरह से ये Al+3 और O-2 की फॉर्म में आते हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसके नतीजे में इनके दरमियान जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है और ये इसका क्या है, एक फार्मूला यूनिट का जो है वो केमिकल फार्मूला है। अब हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही इसका फार्मूला यूनिट होता है, वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो फार्मूला मैथ्स हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए जब हम किसी कोवलेंट कंपाउंड को लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जब हम उसके मैथ्स को कैलकुलेट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो फार्मूला मैथ्स होगा ये फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को ऐड करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl है हमारे पास, तो इसका जो आपके पास फार्मूला मैथ्स आएगा NaCl का वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU जबकि क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 58.5 AMU इसका क्या आ जाएगा, फार्मूला मैथ्स आ जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैथ्स है वो यानी कोवलेंट कंपाउंड का जो मैथ्स है वो मॉलिक्यूलर मैथ्स कहलाता है और किसी भी फार्मूला यूनिट का जो मैथ्स है वो क्या कहलाता है, फार्मूला मैथ्स कहलाता है। अब फार्मूला मैथ्स जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, या आप इसको हम जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम उसी के लिहाज से जो लिखते हैं तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, इसका फार्मूला मैथ्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नीशियम का मैथ्स प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 into क्लोरीन का मैथ्स। मैग्नीशियम का मैथ्स 24 है प्लस 2 into 35.5 तो ये आ जाएगा 24 प्लस 35
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 और 4 और 1 5 और 7 और 2 9 तो 95 ALU क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला मैथ्स आ जाएगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मैथ्स। आपने इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास केमिकल स्पीशीज। केमिस्ट्री में केमिकल स्पीशीज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है, एनी सब्सटेंस एनी स्पीशीज which can take part in a chemical reaction is known as chemical species. Chemical species में हमारे पास एटम भी आ जाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, हमारे पास आयंस भी आ जाते हैं, हमारे पास रेडिकल्स भी आ जाते हैं। तो इन तमाम को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले हमने जिसको डिस्कस करना है, आपके ग्रुप में जो चीज डिस्कस हुई है वो है आयन। आयन जो है हमारे पास हर वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के हवाले से आयन की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास कैट आयंस और एक है हमारे पास एन आयंस। हर वो केमिकल स्पीशीज या हर वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, कैट आयन, और हर वो स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, एन आयन। सो लेट्स सी कि कैटायंस और एनायंस बनते कैसे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते कैसे हैं। तो इसके लिए हम वन बाय वन करके इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कैट आयंस। कैटायंस या पॉजिटिव आयंस किसी भी स्पीशी पे, किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कैटायन। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है किसी भी एटम के ऊपर। सपोज हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी नॉर्मल स्पीशी के अंदर, किसी भी नॉर्मल एलिमेंट के अंदर या न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब जब ये एटम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो लूज कर देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपके पास सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम सोडियम को जो है वो डिटेल देखते हैं इसकी, कि सोडियम जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर क्या है, 23। इट मींस कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 क्या है इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स का हमने पढ़ा था हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इट मींस कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल थी तो ये एटम हमारे पास क्या था, न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब उसने क्या किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्जेस 11 ही हैं, नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। अब 10 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इट मींस कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के अंदर एबिलिटी होती है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, +2 का चार्ज आ जाएगा। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, यानी 12 पॉजिटिव चार्जेस और 12 ही नेगेटिव चार्जेस। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे।
जब 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो 12 प्रोटॉन्स के साथ 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा होंगे, यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे जो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के अंदर एबिलिटी होती है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सो इट कैन पॉजिटिव 3 चार्ज। क्लियर हो गया? अब ये तो हमारे पास एटम्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अपीयर हो जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। सो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन। इसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कैट आयन है। इसी तरह हमारे पास अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास क्या है, कैट आयन। सो एनी एटम or group of atoms having positive charges are known as cations and या उनको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयंस। और ये खुद बहुत इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस का जो प्रोसेस है ये हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडो का मतलब होता है एंटर होना और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हम इनको हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अदरवाइज इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। तो कैटायन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनायन। एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, यानी हर वो स्पीशीज, हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एनायन। ये भी एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। सो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम which requires negative charge by gaining one or more electron is known as anion. For example, हमारे पास एक जनरल एटम है B, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स कि अब आपने एंटर इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट साइड पे, यानी ये इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसके अंदर से निकल गया। तो जब इसके अंदर ऐड होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इसकी वो है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आ जाता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर एबिलिटी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से चार्जेस अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन को देखें तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर भी 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 17 नेगेटिव चार्जेस, 17 पॉजिटिव चार्जेस। अब हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। 17 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, यानी 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए जो इसके ऊपर अपीयर हो गए। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए जो इसके ऊपर अपीयर हो गए। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ जो एटम्स हैं वो भी कंबाइन होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं और उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, एनायन। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फॉस्फेट के ऊपर -3 का चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, सो ये भी हमारे पास एनायन है। एनायन की फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, और थर्म कहते हैं हीट को। इट मीन्स कि जब भी ये प्रोसेस होगा इसके अंदर से एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एटम और आयन का डिफरेंस।
एटम और आयन का डिफरेंस क्या है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। एटम जो है ये हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, जबकि आयन भी किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि आयन जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है, कॉपी पेंसिल पास रखा करें, लेक्चर नोट किया करें और जहाँ पे भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।